आज का विषय विषय है दिल्ली दंगों का सच। अब आप सोच रहे होंगे क्यों इस विषय को चुना। वो इसलिए कि आज सुबह मैं अखबार देख रहा था और मैंने देखा आज के अखबार में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब का लंबा सा इंटरव्यू आया है। द हिंदू में उनका लंबा सा इंटरव्यू आया है। उनसे पूछा गया कि साहब ये दिल्ली दंगों का क्या हो रहा है, आप इसके बारे में क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। सो उन्होंने कहा नहीं, हम एकदम सत्य निष्ठा के साथ बड़े ऑब्जेक्टिव तरीके से इस दंगों का सच जनता के सामने रख रहे हैं और इधर उधर के लोग खामखा इसके ऊपर बेजा टिप्पणी करते रहते हैं जिसका उनको कोई अधिकार नहीं। ये इंटरव्यू है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब का। अब पता नहीं आपको सीधा दिख रहा होगा या उल्टा, इसके बारे में मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। नहीं, उल्टी शायद भाषा में आ रहा है। ये इंटरव्यू है दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब का। उससे मुझे कुछ एक और बात याद आई। 2-3 दिन पहले हमने एक फिल्म देखी, नेटफ्लिक्स पे है, अंग्रेजी की फिल्म है। फिल्म है द ट्रायल ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। शिकागो के उन 7 लोगों पर चला मुकदमा। ये वो ट्रायल। अब आप सोच रहे होंगे अमेरिका की एक फिल्म और यहां पे दिल्ली के दंगे, इनका संबंध क्या है। संबंध बड़ा सीधा है। अगर आप देख पाए तो आप जरूर देखिएगा। किसी फिल्म के लिए विज्ञापन नहीं कर रहा, नेटफ्लिक्स के लिए विज्ञापन नहीं कर रहा। और सच्ची बात यह है कि अमेरिकी फिल्म देखते हुए मुझे तो भैया सबटाइटल्स की जरूरत होती है, क्योंकि उनका ऐसा बोलने का तरीका होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता। तो नेटफ्लिक्स में फायदा यह है कि आप सबटाइटल अलग से देख सकते हैं, ताकि जो कान से न सुनाई दे वो आंख से पढ़ सकते हैं। देखिएगा जरूर, इसलिए नहीं कि फिल्म के में कोई विशेष है, मैं इसलिए बात कह रहा हूं चूंकि ये फिल्म किसके बारे में है। सन 1968, ये बिल्कुल एक सच्चा वाकया है जिसके बारे में वो फिल्म है। वो देखने की हमें बहुत जरूरत है। फिल्म है 1968 में शिकागो शहर में हुए एक दंगे के बारे में। दंगा क्यों हुआ? 1968 वो जमाना था जबकि अमेरिका में वियतनाम वॉर के खिलाफ संघर्ष हो रहा था। वियतनाम में अमेरिका की फौजें जाके जुल्म कर रही थी, मार रही थी, बच्चों को खत्म कर रही थी, ऐसे ऐसे हथियार यूज कर रही थी जो इंसानियत जिसके लिए अलाउ नहीं करती। उसके विरुद्ध खुद अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ था। अमेरिका की उस जमाने की जो युवा पीढ़ी थी उसने कहा कि नहीं, हम किसी और देश में जाके इस तरह का अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे। हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हमें इस लड़ाई में धकेला जा रहा है, हम नहीं शामिल होना चाहते। तो इन्हें कॉन्शियस ऑब्जेक्टर्स कहा जाता था। वो लोग जिन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुनते हुए इस युद्ध का हिस्सा लेने से इनकार किया। इसको लेके अमेरिका के अंदर खूब घमासान हुई। यही साल था जबकि अमेरिका में इलेक्शन हो रहे थे। और इलेक्शन जब हो रहे थे तो वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी जिस कैंडिडेट को वहां पे नॉमिनेट करने वाली थी, वो कैंडिडेट भी इस वॉर के पक्ष में था। और लोग वहां जाके कह रहे थे, जैसे अभी चल रहा है ना ट्रंप और बाइडेन वाला, और काफी लोग कह रहे हैं कि बाइडेन भी तो देखिए कई बेसिक चीजों के अंदर ट्रंप से बहुत अलग नहीं है। तो वहां अमेरिका के ये जो युवा लोग थे, जो इसका विरोध, जो वियतनाम वॉर का विरोध कर रहे थे, वो उस डेमोक्रेटिक कैंडिडेट का विरोध करना चाहते थे। और शिकागो वो शहर था जहां उस डेमोक्रेटिक कैंडिडेट के जहां पे डेमोक्रेटिक कन्वेंशन हो रही थी, जहां उस कैंडिडेट का चयन हो रहा था। तो इन तमाम लोगों ने तय किया कि अमेरिका के कोने कोने से वो आएंगे, शिकागो पहुंचेंगे और वहां डेमोक्रेटिक कन्वेंशन के सामने खड़े होकर विरोध करेंगे कि तुम इस युद्ध का समर्थन करने वाले व्यक्ति को अपना कैंडिडेट क्यों बना। अब उसका विरोध करने वालों में तमाम लोग थे, हिप्पी किस्म के लोग भी थे, वहां के गांधीवादी, और अमेरिका में भी गांधीवादी थे उस जमाने में। गांधीवादी थे, मार्टिन लूथर किंग को मानने वाले लोग थे, सोशलिस्ट लोग थे, लेफ्ट वाले लोग थे, अलग अलग तरह के लोग वहां इकट्ठे हुए। वहां पे हिंसा हुई। हिंसा क्या हुई और उस हिंसा के बाद जो मुकदमा चला, उसके बारे में फिल्म है। वहां की पुलिस ने अंततः 7 लोगों को चुन के उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाया कि इन लोगों ने, जो हिंसा हुई उस हिंसा का षड्यंत्र इन 7 लोगों ने बनाया था। ये मुकदमा है द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। 7 लोगों को चुना गया और उन्हें कहा गया आपने शिकागो की हिंसा की कॉन्स्पिरेसी आप लोगों ने की है। उस ट्रायल के दौरान क्या क्या होता है और कैसे पता लगता है कि वो षड्यंत्र दरअसल पुलिस का किया हुआ षड्यंत्र था। उस ट्रायल में जज साहब की क्या भूमिका है,
जज बार बार, फिल्म का मजा थोड़ा सा खराब मैं जरूर कर दूंगा आपका, लेकिन कोई सस्पेंस वाली फिल्म नहीं है, कोई थ्रिलर नहीं है, वो एक सच्ची कहानी है जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। जज बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इनका, इनके जिनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस हैं उनके खिलाफ है। जज खुल्लम खुल्ला पुलिस की तरफदारी कर रहे हैं। क्या क्या करते हैं जज, और किस तरह से वो कोर्ट जो है मजाक बन जाता है, उसके बारे में लोग बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर भी प्रशांत भूषण जैसे वकील हैं जो कोर्ट में वकालत करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो केस कैसे कैसे खुलता है, और किस तरह से ऐसे लोग जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं, जे जानते नहीं, वो लोग जो कि शांति की वकालत कर रहे हैं, वो लोग जो कि अमेरिका में गांधी का नाम ले रहे हैं, उन लोगों को उनके खिलाफ षड्यंत्र और हिंसा का मुकदमा चलता है। उसकी क्या कहानी आप देखिए। अब आप समझ गए होंगे कि क्या लिंक है। पूरी फिल्म देखते हुए मुझे बार बार लगा कि क्या दिल्ली दंगों, उनकी जो जांच हो रही है और उसके बारे में पुलिस जिस तरह का एक कहानी बना रही है, क्या इसके बारे में भी आज के 20 साल बाद कोई फिल्म बनेगी, 50 साल बाद कोई फिल्म बनेगी? क्या वो फिल्म हमारी पुलिस को और हमारे कोर्ट को उसी रोशनी में दिखाएगी जैसा कि ये फिल्म दिखाती है? ये सवाल है। ये मुकदमा अभी दिल्ली का पूरा नहीं हुआ है, शिकागो का मुकदमा तो हो गया है, लेकिन दिल्ली का अभी जांच पूरी हुई है, मुकदमा पूरा नहीं हुआ है। वो जांच क्या कहती है वो हम जानते हैं। क्या मुकदमा उसी तरह से होगा जैसा शिकागो 7 का मुकदमा था? हम नहीं जानते, और उम्मीद करनी चाहिए कि वैसा नहीं होगा। ये जो है दिल्ली राइट्स, क्रोनोलॉजी ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी, ये दिल्ली पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा है, ये कोई स्वतंत्र रिपोर्ट नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 2600 पेज की एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें परिशिष्ट वगैरह जोड़ दिए जाएं तो 17,000 पेज की एक दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट दाखिल की गई है उस मुख्य मुकदमे के बारे में जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में जो दंगे हुए, इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र था। तो जहां अलग अलग हिंसा हुई है उसके अलग अलग मुकदमे हैं, और खूब सारे मुकदमे इसमें दायर हुए हैं दिल्ली के अंदर। शायद 600-700 मुकदमे दायर हुए। लेकिन इन सब 600-700 मुकदमों से अलग एक सुपर मुकदमा है जो कि यूएपीए नामक कानून के तहत किया गया, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो बहुत ही खतरनाक एक्ट है। उस एक्ट के तहत एक स्पेशल मुकदमा दायर किया गया है कि ये तो अलग अलग घटनाओं के मुकदमे हैं, बाकी सब तो, लेकिन इन सब घटनाओं के पीछे षड्यंत्र, शातिर चाल क्या थी, उसे पता करने का मुकदमा दिल्ली पुलिस ने अलग बनाया है, एफआईआर नंबर 59। और उसके अंदर ये दाखिल की गई है 2600 पेज, 17,000 पेज की चार्जशीट। क्या कहती है दिल्ली पुलिस? दिल्ली पुलिस कहती है कि ये सारा का सारा जो दिल्ली में दंगे हुए फरवरी के महीने में, उसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र था। षड्यंत्र किसने किया? दिल्ली पुलिस कहती है कि ये जो एंटी सीएए प्रोटेस्ट थे, यही अपने आप में एक षड्यंत्र था। किसने किया? जो लोग सड़कों पे खड़े होके गांधी का नाम लेते थे, संविधान की दुहाई देते थे, दिन रात संविधान की प्रियम्बल पढ़ते थे, अहिंसा की बात करते थे, इन लोगों ने दंगा करवाने की साजिश की। ये दिल्ली पुलिस का कहना है इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। पुलिस मुख्य पात्रों को आइडेंटिफाई करती है, बताती है कि इन्होंने क्या क्या किया, और पूरी एक कहानी गढ़ती है। वो कहानी इतनी मजेदार है, कभी समय हो तो आपको पूरी कहानी मैं सुनाऊंगा, आप उसको पढ़िएगा। आने वाले कुछ महीनों में आपको उस कहानी के बारे में पता लगता रहेगा। हमें तो इतने पेज पढ़ने में ही इतने समय लग गया, हफ्ते तो लग गए इसके 2000 पेज पढ़ने में, समझने में कि क्या क्या गया है। ये कहानी कहती क्या है? कहानी कहती है कि ये दंगों का सबसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी करने वाले व्यक्ति थे उमर खालिद। उमर खालिद पिछले 1 महीने से जेल में है, उनके बारे में मैंने लेख भी लिखे हैं। पहले मैं उन्हें जानता नहीं था, और केवल जब जेएनयू में नाम आया मैंने सुना था, नक्सलाइट है, माओइस्ट है, ऐसा है, इस्लामिस्ट है, एंटी इंडिया है। मेरी मुलाकात उनके बाद कोई 1.5-2 साल बाद हुई, और मैं तो इतना हैरान हुआ, जिस व्यक्ति को खूंखार आतंकवादी और पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है, वो इतना सौम्य, इतना शालीन, इतना सोचने वाला व्यक्ति।
कहीं हिंसा की वकालत नहीं, कहीं भारत देश का विरोध नहीं। और उसे पिछले शायद 6-8 महीनों में मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाया। 6-8 तो नहीं, ये तो कोरोना के समय आ गया, जो उससे पहले का 6-8 महीना था, एनटीसीए प्रोटेस्ट वगैरह, उसके अंदर मैं काफ़ी मिला था। मुझे कई बार लगा, मुझे उमर खालिद के बारे में भी लगता है, नताशा अ, नताशा जो है गिरफ्तार, उनके बारे में, देवांगना कलिता उनके बारे में लगता है, सुधा भारद्वाज जो कि दूसरे मुकदमे में है उनके बारे में लगता है। इन लोगों को तो बुला के भारत सरकार को सम्मानित करना चाहिए। ये तो वो लोग हैं जो इस देश का भविष्य बनाएंगे। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में इस देश को एक नई पीढ़ी दी, आदर्शवादी पीढ़ी, वैसे लोग हैं। खैर, मैं भटक न जाऊं। दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? दिल्ली पुलिस कहती है कि ये कुल मिला के बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के असली रचयिता हैं उमर खालिद। मुझे भी एक छोटा सा इसमें गेस्ट रोल दिया है दिल्ली पुलिस ने इस चार्जशीट में, लेकिन अपने रोल पे बाद में आऊंगा, वो छोटी सी बात है, मैं मुख्य बात पे हम फोकस करें। उमर खालिद ने किया। अब मजे की बात पता है क्या है? जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस कहती है कि उसने मुख्य षड्यंत्र किया, षड्यंत्र भी किया और षड्यंत्र कामयाब हो गया, वो व्यक्ति दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे था। सन 2018 से उमर खालिद दिल्ली पुलिस के प्रोटेक्शन में है। एक पुलिस कांस्टेबल हर वक्त उनके साथ था। जब भी आप उनसे मिलते थे तो पुलिस कांस्टेबल आपके साथ में खड़ा होता था। तो दिल्ली पुलिस ये कह रही है, और कांस्टेबल तो साथ में था, मैं मान के चलता हूं कि उनका फोन वोन भी मॉनिटर करती होगी दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि जो व्यक्ति उसकी नाक के नीचे था, उसकी प्रोटेक्शन में था, उस व्यक्ति ने दिल्ली में इतने बड़े दंगे की साजिश कर दी, उसको कामयाब कर दिया, दिल्ली पुलिस को पता नहीं लगा। मैं समझता हूं कि कोई भी अगर थोड़ी सी भी प्रोफेशनल पुलिस है तो पुलिस चीफ को इस बात से इस्तीफा दे देना चाहिए कि भाई हमारी नाक के नीचे हमारे प्रोटेक्शन में आदमी था, उसने दंगा करवा दिया। कर क्या रही है दिल्ली पुलिस? या कि उन्हें पता है कि ऐसा कुछ नहीं था, खेल कुछ दूसरा था। फिर ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है दिल्ली पुलिस को? जो व्यक्ति पूरे फरवरी के महीने में दिल्ली में है ही नहीं, ये जो कहा जा रहा है दिसंबर से फरवरी तक इस षड्यंत्र का सब कुछ किया गया, सूत्रधार थे, वो सूत्रधार दिल्ली में है नहीं। फोन उसका आप टैप कर रहे हो, जिस व्यक्ति से मिलता है आपका कांस्टेबल वहां है, और उसने षड्यंत्र कर दिया आपके खिलाफ। क्या बात बताना चाह रहे हैं? क्यों ये कहानी बनती है? सोचिए जरा इसके बारे में। और वो चीजें जो कि सारा दिल्ली अपनी आंख से देख रहा था, वो दिल्ली पुलिस की कहानी में नहीं है। क्या? कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा सड़क पे खड़े होके भड़का रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कोई और उन वीडियो को गुप्त तरीके से प्रचारित नहीं कर रहा। कपिल मिश्रा खुद प्रचारित कर रहे हैं, खुद दुनिया को दिखा रहे हैं कि हाँ मेरा वीडियो है, सुनिए। उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं। दिल्ली पुलिस ने उनको इंटेरोगेट किया। ये कपिल मिश्रा जी की इंटेरोगेशन का कागज है जो बताता है कि उनसे दिल्ली पुलिस ने क्या बातचीत की और उनको क्या पता लगा। अब मजे की बात यह है कि कपिल मिश्रा से पूछा गया कि आपने क्या स्पीच दी उस दिन 23 तारीख को, 23 फरवरी को आपने स्पीच, और मान लो ये वो स्पीच है जिसको खुद कपिल मिश्रा प्रचारित प्रसारित करते रहे यूट्यूब से। क्या कहते हैं कपिल मिश्रा, याद है आपको स्पीच वो थी? वो क्या कहते हैं, नहीं मैंने कोई स्पीच नहीं दी, मैंने केवल पुलिस को 3 दिन में रोड खुलवाने के लिए कहा था, और यह भी कहा था कि अगर 3 दिन में रोड नहीं खुले तो हम भी रोड खुलवाने के लिए धरने पर बैठेंगे। क्या उन्होंने ये कहा था? आप खुद सुन लीजिएगा यूट्यूब पे उन्होंने क्या कहा था। हम आपकी भी नहीं मानेंगे, फिर हम कुछ करेंगे। ये सब यहां से गायब है। और दिल्ली पुलिस उनका स्टेटमेंट पाके संतुष्ट है, हाँ उन्होंने बता दिया। उसके बाद में पुलिस पूछती है उनसे, ये सब चीजें लिखी हुई हैं। यूट्यूब पर आपका वीडियो मौजूद है जिसमें आप कहते सुनाई दे रहे हैं कि ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे। ये डीसीपी के साथ खड़े होके बोल रहे हैं। तो वो कहते हैं इसका अर्थ है कि मैंने डीसीपी साहब से जाफराबाद और चांद बाग के बंद रास्तों को खुलवाने के बारे में कहा था, और रास्ते न खुलने की सूरत में हम भी धरने पर बैठ जाएंगे। ऐसा कहा नहीं है, अब उनकी इंटरप्रिटेशन है। और ये सुनने के बाद दिल्ली पुलिस संतुष्ट है कि इस व्यक्ति ने बिल्कुल ठीक हमें एक्सप्लेनेशन दे दिया है। उससे पहले कपिल मिश्रा
2 महीने पहले क्या कुछ बोल रहे हैं, गोली मारो के नारे लगवा रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, उसके बारे में दिल्ली पुलिस को कोई चिंता नहीं है, वो कहीं रिकॉर्ड में नहीं। सिर्फ कपिल मिश्रा नहीं, यूनियन मिनिस्टर कर रहे हैं, एमपी कर रहे हैं, परवेश वर्मा कर रहे हैं और अनुराग ठाकुर दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला लोगों को भड़का रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस को दिखाई नहीं दिया। और वो उमर खालिद जो कि इनकी नाक के नीचे है, ऑलमोस्ट नजरबंदी में इनके है, वो व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी कर गया, वो दिल्ली पुलिस को दिखाई दे रही है। और उसके बाद आज हमारे दिल्ली पुलिस के चीफ बड़ी शालीनता, बड़े सौम्य तरीके से अच्छी अंग्रेजी के अंदर इंटरव्यू दे के कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम तो सब चीजों को देखिए बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चीजों को देख रहे हैं, हम तो किसी एक को पकड़ नहीं रहे। और वो आपको हिंदू मुसलमान के आंकड़े बताते हैं कि इतने हिंदू हमने पकड़े हैं, इतने मुसलमान पकड़े हैं। किसी ने पूछा नहीं कि आपने कितने हिंदू मुसलमान को पकड़ा है। सवाल ये है, जो लोग खुल के सड़क पे नारे लगवा के भड़का रहे थे, भड़काने वाले भाषण दे रहे थे, उसको फेसबुक पे डाल रहे थे, यूट्यूब पे डाल रहे थे, उनसे आपने क्यों नहीं पूछा? उनका नाम आपकी कॉन्स्पिरेसी की उसके अंदर क्यों नहीं आया? इसमें आपको षड्यंत्र क्यों दिखाई नहीं दिया? नहीं दिया साहब। फिर ये षड्यंत्र होता कैसे है? वो कहते हैं कि इस षड्यंत्र का मुख्य स्थान है एक व्हाट्सएप ग्रुप, दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप, टीपीएसजी नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसको शुरू करने वाले राहुल रॉय हैं, फिल्म मेकर हैं, बहुत शानदार शख्सियत है। मुझे पहली बार तब मिले जब हम किसानों का मार्च निकाल रहे थे सन 2018 नवंबर में। हमें गुड़गांव के छोर से लेके दिल्ली तक आना था, किसान बीच में खाना खाना था, और एक मेरे पास फोन आया कि आप लोगों को खाने की जरूरत है। हम 3000 लोग थे, तो उसने कहा हम आपको रास्ते में खाने का पूड़ी आलू की सब्जी का पैकेट दे देंगे। तब मुझे पता लगा वो राहुल रॉय रास्ते में खड़े थे, अपने हाथ से सब किसानों को खाना खिला रहे थे। वो राहुल रॉय जिन्होंने दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप करके इस ग्रुप को शुरू किया, व्हाट्सएप ग्रुप था। इसमें कभी 3 दर्जन लोग थे, बाद में 100 से अधिक लोग हो गए। ये दिसंबर के महीने से शुरू होता है। और ये सपोर्ट ग्रुप, ये व्हाट्सएप ग्रुप जब शुरू होता है तो इसमें पहले दिन ही बैठक करके बताया जाता है कि इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कोई फैसले नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ये व्हाट्सएप ग्रुप केवल जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनका सहयोग सपोर्ट करने का है। प्रोटेस्ट करने वाले लोग दूसरे हैं, हमारा काम उनको सपोर्ट करना है, उनको दिशा निर्देश देना, उनके ऊपर रॉब चलाना, उनके ऊपर ऑर्डर देना या उसे कोऑर्डिनेट करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल उनको जो जो मदद चाहिए वो देना है। दिल्ली पुलिस कहती है कि दंगों की सारी साजिश यहां पे हुई। अब आप सोचिए, 3 महीने तक दर्जनों लोग जिसमें हैं, उस ग्रुप में इसकी साजिश हुई। अच्छा, मजे की बात यह है कि दिल्ली पुलिस को इस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जनवरी के महीने में पता लग चुका है, क्योंकि जब जेएनयू के अंदर हिंसा होती है तो इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कई उसके प्रमाण आते हैं। मैं उसे सार्वजनिक करता हूं। मैंने लिख के दिल्ली पुलिस को बताया कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे सूचना मिली। तो व्हाट्सएप ग्रुप जिसके अंदर 50-100 लोग हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में दिल्ली का दंगे का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस जनवरी से जानती है। उसके आधार पर फरवरी में दंगा हो जाता है। दिल्ली पुलिस को पता ही नहीं लगता इसके बारे में। फिर दिल्ली पुलिस क्या कहती है कि दंगा होने से 7-8 दिन पहले एक व्यक्ति ने दंगे की आशंका इस ग्रुप में व्यक्त की थी, और दिल्ली पुलिस सबसे कहती है कि ये जितने भी 100 लोग वहां थे, उन लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब है वो इस दंगे के अंदर, इस दंगे की साजिश में शामिल थे। सवाल ये है कि भाई, अगर वो सब लोग इसकी साजिश में शामिल थे तो आपने उस व्यक्ति पे कार्रवाई क्यों नहीं की जिसने सूचना दी? जिस व्यक्ति ने 7 दिन पहले सूचना दी, क्या वो व्यक्ति आपके इसका हिस्सा नहीं था? आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया? आपने उससे सवाल नहीं पूछा? ये क्यों है? आप जरा सोचिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।